फाइन। तो देखो स्टूडेंट, पहला सेगमेंट है हमारा ये लर्न थ्रू मैप्स। इसमें हम देखेंगे कैसे सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान से घिरा हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग को सिंपल तरीके से याद करना है। पर तो ये समझना है कि अफ़गानिस्तान न्यूज़ में रहा है तालिबान के वजह से 2-2.5 साल में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। और 2K को रिमूव कर दोगे, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को रिमूव कर दोगे, तो बाकी जितने सेंट्रल एशिया है वो सब कनेक्टेड है। ऐसे भी सेंट्रल एशिया में कितने कंट्री है? 5 कंट्री है ना। डायरेक्ट से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, समझ गए। तो उसमें 2K को हटा दोगे तो ये सभी चीज़ है। तो सबके बारे में हल्का हल्का सा आइडिया दिया गया है, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है चाइना का, तो चाइना में बता चुका हूँ पहले भी तुम लोग को। कजाकिस्तान 2K को जो निकाले हो उसको ऐड कर दो, कजाकिस्तान है ना, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये तीनों को डाल दो। मतलब मैं सेंट्रल एशिया का बात कर रहा हूँ, बाकी तो रहेगा ही, अफगानिस्तान सब तो आएगा ही, ठीक है। तो देखो तुर्कमेनिस्तान कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है? 800 किलोमीटर बाउंड्री शेयर, बहुत अच्छा खासा बाउंड्री शेयर करता है, समझे। और सबसे बड़ा वरी क्या है? तापी गैस पाइपलाइन। तापी गैस लाइन जानते हो, बहुत दिन से प्रपोज किया गया था तुर्कमेनिस्तान से लेके इंडिया तक। तापी का फुल फॉर्म ही है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। मगर जानते हो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, तो वो लोग पाइप फोड़ फाड़ देगा, इसलिए वो सब प्रपोजल स्टेज में ही रह गया, ये आगे कॉन्टेम्पलेट नहीं हो पाया ये चीज़, ठीक है। उज्बेकिस्तान देखो, उज्बेकिस्तान बहुत ही इंटरेस्टेड है तुम्हारा ट्रांस अफगान रेल रोड में, यानी कि अफगानिस्तान से जोड़ने के लिए एक रेल का नेटवर्क बना रहा है ये, समझे। अब पाकिस्तान उज्बेक ऑफिशियल हेल्थ डिस्कशन रिसेंटली, इसके लिए ये लोग डिस्कस भी किया है कि पाकिस्तान और उज्बेक को भी जोड़ना है। तो ट्रांस अफगान तो चल ही रहा है और पाकिस्तान को भी जोड़ना है, तो इसके लिए बातचीत चल रहा है पाकिस्तान के ऑफिशियल के साथ। तजिकिस्तान देखो, तजिकिस्तान में तुम्हारा तजिक्स मेकअप 25% ऑफ अफगान पॉपुलेशन, यानी कि तजिकिस्तान में कम से कम 25% अफगानी पीपल रहते हैं, समझ गए ना। ये देखो बाउंड्री, सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है तजिकिस्तान ही अफगानिस्तान के साथ, 1300 किलोमीटर का बाउंड्री बनता है। और रसिया का लार्जेस्ट फॉरेन मिलिट्री बेस भी यहीं पे है, सबका बहुत बाहर रहता है ना, तो सबसे लार्जेस्ट जो फॉरेन मिलिट्री बेस है वो तुम्हारा तजिकिस्तान है, रसा का। और रसा जानते हो आसपास रखेगा ही रखेगा वो, क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत ही वॉलेटाइल चीज़ है, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में वेस्ट पावर का भी उतना ही ध्यान रहता है, तो इसलिए इधर मिलिट्री बेस बनाओ, कुछ करेगा तो फोड़ दो उसको पकड़ के। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम लोग को? आगे देखो, इसको आराम से ही बताएंगे। देखो इंडिया और चाइना LAC, देखो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, अभी भी न्यूज़ में है, तुम लोग को बताए हैं कोर्ट सेशन में भी। अब यहाँ पे देखो देखने वाला चीज़ क्या है, गालवन। देखो गालवन वैली कहाँ पे है स्टूडेंट? ठीक है, देखो यही DB रोड बोलते हैं, दरबुक DB रोड, ठीक है। जो अभी गालवन इशू हुआ था यहीं पे हुआ था, यहीं पे क्लैश हुआ था। थोड़ा ऊपर जाओगे तो नुब्रा वैली मिलेगा तुमको, ठीक है। ये पेंगोंग लॉक जिसके बारे में बताया कल ही कि लगभग 123 किलोमीटर का लेंथ है, 5 किलोमीटर का विड्थ है ना। ये एंडोरिक्स वाटर बॉडी है, सलाइन होता है, विंटर के टाइम में फ्रीज होता है एंड सो ऑन, काफ़ी अल्टीट्यूड में प्रेजेंट है ये, करेक्ट। और वेटलैंड में भी सबसे हाईएस्ट वेटलैंड आएगा इसका, यही था जी। सोमेरिडी नहीं है, ये है शायद, सोमेरिडी भी बहुत हाईएस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कल तुम लोगों को बताया गया कि बाराहूटी बताए थे कि नहीं बताए थे स्टूडेंट? देखो बताए थे ना, उत्तराखंड में है ना। सिपकिला पास देखो, वो भी तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में है। नहीं हिमाचल प्रदेश, सिपकिला, हाँ हिमाचल ही होगा तुम्हारा, ठीक है। ये देख रहे हो ना तुम लोग, सिपकिला बिल्कुल हिमाचल ही लिखाए थे, और बाराहूटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और जानते हो कि तुम नेपाल के पास आओगे, उत्तराखंड और नेपाल का बाउंड्री देखो तो वही काला पानी है जहाँ पे विवाद हुआ था, जो काली रिवर का डिस्कोर्स चेंज हो गया था। काला पानी और कौन सा जगह था? यमता उंद्रे, कुछ नाम है, भूल गया, लिपू लेक है, और एक और नाम था, मैं कल भी याद नहीं कर पाया उस चीज़ को, यंता उदरे समथिंग कुछ वर्ड है, वहीं का है, ठीक है। अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं। लिपू लेक हो गया तुम्हारा एक काला पानी, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। होप से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा LOC भी देखो, LOC और LAC दोनों में अंतर है। LOC क्या है तुम्हारा? पाकिस्तान की तरफ लगता है, और LAC चाइना की तरफ लगता है। LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, देयर इज अ डिफरेंस। थोड़ा ऊपर भी देख लो, देखो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है वो, जहाँ सबसे ऊंचाई में लड़ा जाता है नेचुरली,
तो हमारे बहुत सारे शहीद भी हो गए थे। तो यही सवाल था पिछले बार कि सियाचिन वैली नुब्रा वैली के नॉर्थ में रहेगा, साउथ में रहेगा, इसी तरह सवाल था ना जी ये। तो देख लो, सियाचिन से नीचे नुब्रा वैली है, ऊपर जाओगे तो वो वाला जो देखो गिलगिट बल्तिस्तान दिख रहा होगा तुमको, है ना, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया वो वाला एरिया। अब वहीं से अभी चाइना बनाया BRI, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, है ना, CPEC बोलते जाए ना, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि लगभग $50 बिलियन का तैयार होकर खड़ा हुआ है। समझ गए ये चीज़। अक्साई चीन भी देख लो तुम लोग, अक्साई चीन जो कि 1962 का वार लेके ये लोग लड़के ये लोग अपने हाथ में ले लिया। स्वरूप देखो अभी कितना हम मैप दिखाते हैं, वो उधर तो चला गया, वो मुकुट तो उस तरफ है। अब ये तुमको समझ में आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, है ना, ये यहाँ पे समझ में आएगा। अब इसमें फिगर थोड़ा ब्लड हो गया है, बट इसमें समझने की कोशिश करो कि पहला जो था जॉनसन लाइन था नंबर 1, नहीं ब्लड नहीं हुआ, ठीक है, लाइन है। जॉनसन लाइन तुम्हारा बताए थे ना, जॉनसन लाइन, और हमेशा बोलते थे कि मैकटिनी मैकडोनल्ड लाइन, यही बोल रहे थे उस दिन भी। ये दूसरा लाइन था, तो वहाँ से भी हमें पूछ करके तीसरा लाइन पे हमें खींच दिया, डेट इज कॉल्ड LAC। देख लो थर्ड लाइन पे हम चले आए। तो हम बोले थे कि चलो ठीक है, जॉनसन लाइन नहीं है तो मैकडोनल्ड लाइन तो होगा, बताए थे ना उस दिन, मैकडोनल्ड लाइन बोल के, वहाँ से ही पूछ करके हमको इधर पीछे कर दिया, खींच दिया। तो अभी 1993 का जो ट्रंक्विलिटी और पीस एग्रीमेंट हुआ था, जिस समय नरसिम्हा राव का सरकार था, तो उसमें था ना कि स्टैंड अप होगा तो हम हथियार से नहीं लड़ेंगे, हम हाथ उससे ज़्यादा से ज़्यादा लड़ सकते हैं। दैट इज़ अ 1993 एग्रीमेंट। और सबसे बड़ा लूफॉल्स 1993 में ये है कि ना ही प्रॉपर डिमार्केटेड हुआ ना डिलिमिटेड हुआ है, यानी कि अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद हो ही जाता है। आप देखो ना, बाराहोटी को लेकर विवाद हुआ था कि नहीं हुआ, बाराहोटी उत्तराखंड और तुम्हारा चाइना का जो बाउंड्री। अरे कल हम लोग जाने थे मैकमोहन लाइन के बारे में। देखो मैकमोहन लाइन ऊपर वाला है, मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है चाइना। बोलता है कि जब तिब्बत ने अपना इंडिपेंडेंस घोषित किया था 1913 में, तो उस समय हम थे ही नहीं, हमने तो कभी बोला ही नहीं। देखो स्टूडेंट, तुम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि तिब्बत जो है ना, कभी भी ऑटोनोमस रहा ही नहीं है। तुम भले ही चाइना को गरियाओगे अभी, मगर यदि तिब्बत का हिस्ट्री देखोगे 600 साल 700 साल का, तो हमेशा चाइना के सुजेनिटी के अंदर ही रहा है तिब्बत, हमेशा रहा। 600 साल 700 साल का हिस्ट्री यदि 600 ईयर्स का हो गया या 700 ईयर्स में, हमेशा चाइना ने कंट्रोल करके ही रखा है, सुजेनिटी उसके अंदर ही रहा। बात समझे। तो अब जब शिमला एक्कॉर्ड हुआ 1914 में, तो बोला ना कि मैकमोहन लाइन, बट चाइना कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है इस चीज़ को, बोलता है कि हम तो थे ही नहीं, और चाइना कैसे इंडिपेंडेंस घोषित कर, तिब्बत कैसे इंडिपेंडेंस घोषित कर सकता है। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ का तिब्बत है और वो मेरा है, वो क्लेम करता है, बट ऐसा नहीं है, वो हमारा है एक्चुअल में। ठीक है, तो वो देख सकते हो तुम लोग, दिबांग वैली भी देख सकते हो, मैकमोहन लाइन देख सकते हो, जो कि चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। समझ गए, ये मैप के थ्रू समझे। तो देख रहे हो, आज मैप के थ्रू हम लोग इंडिया का ज़्यादातर हम चाइना के साथ बाउंड्री समझने का प्रयास किए हैं। अब देखो बिहाइंड द कर्टन अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड क्या क्या चल रहा है। देखो ये हाल फिलहाल का न्यूज़ सब है स्टूडेंट, ये बहुत पुराना न्यूज़ नहीं है। कैबिनेट ने अप्रूव किया कि ठीक है, हम 6000 करोड़ का नेशनल क्वांटम मिशन पे काम करने वाले हैं। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल क्वांटम मिशन, समझते हो ना, क्वांटम कंप्यूटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है कि नॉर्मल फिजिक्स देखोगे तो वो 0 और 1 के हिसाब से चलता है। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में ही बहुत अलग अलग स्टेट हो सकते हैं। चाइना देखो क्वांटम सैटेलाइट बनाया कि नहीं बनाया, क्वांटम सैटेलाइट बनाया है, जो सैटेलाइट क्वांटम के हिसाब से चलता है, 0 और 1 के बीच में भी बहुत कुछ होता है। तो भारत भी बोला कि चलो भाई कहीं पीछे ना रह जाए, तो हम भी थोड़ा क्वांटम मिशन पे काम करते हैं। उसके लिए 6000 का कॉर्पस तैयार किया है। दूसरा देखो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या है। अभी देखो होमोसेक्सुअलिटी के लेके बार बार जा रहा है मामला वहाँ पर, और ऐसे भी हम जानते हैं कि नवजवार केस जो हुआ था 2018 में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें तो होमोसेक्सुअलिटी को अनक्रिमिनल कर ही दिया, यानी कि डीक्रिमिनलाइज कर ही दिया गया है कि अब लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकती है। तो अब चीफ जस्टिस का रिमार्क देखो, चीफ जस्टिस क्या कहते हैं कि सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन है इज एन इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर विच इंडिविजुअल्स हैव नो कंट्रोल। देखो कितना प्रोग्रेसिव स्टेप है कि हमें लड़का पसंद आएगा या हमें लड़की पसंद आएगा, ये मतलब कंट्रोल करना मुश्किल है ये चीज़ अपने बॉडी के अंदर। हमारा जिस तरह का हार्मोन्स है उस हिसाब से हमको पसंद आएगा लोग। एंड स्टेट इस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। स्टेट ये नहीं बोल सकता कि तुम लड़का है तो तुमको लड़की से ब्याह करना है या लड़की ही तुमको पसंद आएगी।
स्टेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना राइट टू प्राइवेसी है वो। अब इस तरह का बयान देना तो एक तरह से भारत का जो कल्चर है उसके विरोध में है, संस्कार के विरोध में। ऐसा गवर्नमेंट के एफिडेविट में बोला गया है कि यदि हम होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर देते हैं, है ना, तो इससे क्या हो जाए, सॉरी, होमोसेक्सुअलिटी का जो डिक्रिमिनलाइज कर देते हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो कल्चर है उसमें, हमारा जो संस्कार है, हमारा कल्चर है, उसके ऊपर बहुत ही ठेस पहुंचेगा। तो ठीक है, ये बैठक अभी चलेगा, लंबा चलेगा ये, समझे। और हाल फिलहाल में फिर आ जाएगा तुम्हारा न्यूज़। होप से समझ में आ गया होगा ये मामला तुम लोग को। ये देखो एप्पल, देखो आप, देखो देख रहे हो ना स्टूडेंट, बहुत वायरल हुआ था ना ये वीडियो, है ना, टिम कुक वाला जो था एप्पल का CEO, इसने एप्पल स्टोर खोल दिया। फर्स्ट रिटेल स्टोर है हमारे कंट्री में, हाँ, एट जियो सेंटर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे में है तुम्हारा। और ये बेस्ट है। देखो अब हो क्या रहा है कि चाइना से बहुत सारा बड़ा बड़ा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट वाला जो भी कंपनी सब है वो शिफ्ट हो रहा है, और अच्छा न्यूज़ है हमारे लिए ये। अब दिल्ली में भी एक खोलने का बात था, खोल ही दिया, 2 खोला है, पहले बॉम्बे में खोला, एक दिल्ली में खोला है। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि एप्पल जानते हो ना, बताए थे ना, भारत का जो GDP है उसके बराबर था, बीच में घटा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुआ है, मगर $2.5 ट्रिलियन के आसपास होगा इसका सालाना मार्केट कैपिटलाइजेशन। बताओ, एक कंट्री का GDP के बराबर एक कंपनी कमा रहा है। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितना कमाता है। दुनिया में सब ज़्यादा एप्पल ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है, समझ रहे हो। तो देखो, स्टोर फीचर्स मोर देन 100 टीम मेंबर, देखो इसमें 100 है, और देखो ये 20 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं। बताओ कितना पढ़ा लिखा आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, देखो। एंड कैन कैटर द कस्टमर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया से कनेक्टेड होगा वो। तो हम भी इंटरनेशनल हब बनने के कगार पे हैं, ठीक है। द सेकेंड स्टोर देखो साकेत में खोला गया है। साकेत जानते ही हो, बहुत फेमस है। गेट एग्जामिनेशन का तैयारी होता है वहाँ पे। गेट एग्जामिनेशन समझते हो ना, हाँ। साकेत दिल्ली का जगह है जहाँ पे गेट का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होता है। गेट जानते हो, इंजीनियरिंग के बाद जो गेट होता है, ठीक है, उसके लिए हमारे दोस्त लोग बहुत कर रहे थे वहाँ पे, और सब कर करके बड़ा बड़ा कॉलेज गया वहाँ से। हाँ, कॉलेज में भी एडमिशन, गेट आप लाओगे नंबर तो आपका बहुत अच्छा IIT में सब मिलेगा आपको। अभी बहुत सारा तो नहीं बोलेंगे, 1-2 दोस्त है प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है, गेट पहले पास किया है वो लोग। बहुत हार्ड होता है गेट में, और बहुत फीस है गेट का भी, 60,000 हो गया इसका, 60-70 हज़ार। मैं इसका बहुत लंबा खींचता नहीं है, इसका 6 मंथ का कोर्स होता है गेट का। देखो यहाँ पे 135 इशू देखो। अब हो क्या रहा है कि देखो, यूरोपियन यूनियन हर समय मना कर देता है, हमारा बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर दियो, फर्टिलाइज़र यूज़ कर दियो, पेस्टिसाइड यूज़ कर दियो, लिमिट से क्रॉस हो गया, इसलिए तुम्हारा सामान लेंगे नहीं। बट दिक्कत है कि टी गार्डन में ना एक तुम्हारा मस्कीटो है, वो मस्कीटो पूरा बर्बाद कर रहा है। तो जब मस्कीटो पूरी तरीके से टी गार्डन में बर्बाद कर रहा है, तो हमारे पास इलाज होना चाहिए पेस्टिसाइड्स के या मच्छर मारने का। अब वो मच्छर मारेंगे तो फिर यूरोपियन यूनियन हमारा सामान नहीं लेगा, क्योंकि लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो वो प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे टी मस्कीटो बग इज अफेक्टिंग टी प्रोडक्शन इन बोथ लो लैंड एंड हाई एलिवेशन प्लांटेशन, एंड एज पर द यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउदर्न इंडिया, ये बोला है इसने। तो अब पेस्टिसाइड्स का भी लिमिट बहुत कम है, क्योंकि पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो टी बाहर बिकेगा नहीं हमारा, तो बेचारा लोग बीच में फंस गया है। ये कैसे कंट्रोल करें ये मस्कीटो बग को, यानी कि मस्कीटो से वो कैसे कंट्रोल करें। आप पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो बाहर का कंट्री वाला लोग खरीदेगा ही नहीं, बोला कि लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर दिया आप, तो फिर सामान हमारा कम हो जाएगा, बीच में फंस गया है। आगे देखो, हाँ अब देखो ये इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। देखो अप्रैल 16 तारीख को कुछ घटना घटा हमारे कंट्री में, लगभग 10 लाख आदमी, है ना, एक जगह पे आ गए। नवी मुंबई में एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे, जिसमें जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे दात्रिया नारायण, उनको स्टेट अवार्ड मिला है। तो लोग इनको देखने के लिए इतना आदमी आ गया, नवी मुंबई में घटना है। अब उसमें क्या हुआ कि इतना गर्मी था, स्टूडेंट, हीट स्ट्रेस था कि 120 आदमी का तबीयत खराब हो गया, और उसमें 13 आदमी मर भी गया और 18 आदमी हॉस्पिटलाइज हो गया। सोचो ये कितना डेंजरस इवेंट हुआ है। गर्मी, हीट स्ट्रोक इसको बोलते हैं, हीट वेव्स। इतना गर्मी में चल दिया देखने के लिए। अब बहुत देखो कौन है, सोशल एक्टिविस्ट है ना, तो कितना क्रेज़ होगा। ये बाल गंगाधर तिलक टाइप के लोग होंगे। हाँ, बीजी तिलक को देखने के लिए भी लोग पहुंचता था इसी तरह।
तो अभी के विजय तिलक होंगे, नहीं तो आदमी इतना गर्मी में क्यों जाएगा देखने के लिए किसी को। सर ये जो नीचे में फोटो है सर आदमी लोग का ही है ना? हाँ आदमी लोग का फोटो है, हमारा नहीं होगा उसमें। मैं देखो इससे चलो ठीक है, ये तो दिक्कत हुआ, देखते हो अच्छा आदमी के लिए लोग कितना देखने का मर भी रहा है, और फिर भी दूसरा इवेंट होगा फिर भी आएगा देखने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। नहीं सोशल एक्टिविस्ट को होगा अमित शाह। 20 लाख आदमी कहाँ से आया? मतलब 20 लाख बोले, सॉरी 1 मिलियन, 10 लाख आदमी का 10 लाख समझता है एक जगह पे गैदर होना। कुछ तो खास बात होगा। हाँ सोशल एक्टिविटी कुछ खास बात होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा एक चीज़ आया 137 कि तुम लोग जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई तुम एक कमेटी बनाओ, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और वो इलेक्शन कमिश्नर को तय करेगा। ये जानते हो न्यूज़, सो मोटो पावर जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने किया। बट ये कौन सा केस है, वो केस बताने के लिए, केस कौन सा, अनूप वर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये। तो कोई पूछेगा कि कौन से केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, हालांकि पूछता नहीं है, ये लॉ के लिए ज़्यादा तैयारी होगा, लॉ जो विद्यार्थी तैयारी करता है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर भी दे दिया है तो ये समझ लो इस चीज़ को। आगे देखो, अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे चलते हैं। देखो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को लेके या फिर इनकाउंटर को लेके भारत में इतना सपोर्ट क्यों है? याद करो स्टूडेंट, हैदराबाद का जो केस 2019 में जो केस हुआ था हैदराबाद में, जहाँ पे एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया है 3-4 आदमी ने, और डायरेक्ट तुम्हारा तेलंगाना जो केसीआर था बोला कि शूट आउट कर दो, पकड़ के मार दिया उसको 4 को। अच्छा किया उसको मारा, वो जी के भी क्या करेगा। मगर चलो ठीक है, आप तो मार दिए ऐसा है ना, अब क्योंकि रेप कर रहे हो तो रेप तो बहुत ही हीनियस सब हीनियस क्राइम है, तो कोई सोसाइटी में कोई चांस ही नहीं होना चाहिए उसको रिवाइव करने का, मार दो उसको, ख़त्म कर दो। अब देखो और सवाल बड़ा ये होता है, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अप्रिशिएट करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मारे वो अलग बात है, जैसे अतीक अहमद का भी देखते हो, उसका बेटा लोग का भी तो यही इनकाउंटर हुआ है। मगर देखो इसका नेगेटिव चीज़ क्या होगा कि हो सकता है कि पुलिस का अपना राइवलरी हो किसी आदमी से, तो पुलिस मार देगा, बोला इनकाउंटर किए हम। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल, तो फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो हो रहा है या इनकाउंटर जो हो रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब क्या कि इनकाउंटर ही अपने आप में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, जो कि कभी भी जुडिशरी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा। इसलिए तुम देखते हो ह्यूमन राइट्स कमीशन का तो इंक्वायरी कमेटी बैठ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग से कमेटी बैठ जाता है, एनएचआरसी हमेशा आ जाता है वहाँ पे। देखो ना अभी भी अतीक अहमद के लिए तो कमेटी बना है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है, हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो सजा देता है 30 साल 40 साल, कहीं मर जाता है तब फाइल खुलता है। तो लोग उब गया है इस चीज़ से, लोग उब गया है, और लोग चाहता है कि जस्टिस बहुत जल्दी हो, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, जस्टिस डिले होगा तो जस्टिस डिनाई हो रहा है। इसलिए लोग उग गए हैं, और यदि इस तरह का रेपिस्ट लोग का यदि मौत होता है तो लोग खुश हो जाते हैं और फूल माला चढ़ाते हैं पुलिस को। अब देखो पुलिस का जो स्वागत हुआ था, ये मैं हैदराबाद का केस बता रहा हूँ, गजब पुलिस का स्वागत हुआ था उस समय। मैं इस तरह यदि स्वागत करना शुरू कर दे तो गलत हो जाएगा, समझ गए ना, इसलिए नहीं होना चाहिए ऐसा। हाँ देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे लीवल और स्लैंडर में, बताए थे तुम लोग को। देखो हमारे कंट्री में 2 तरीके से डिफेमेशन हो सकता है, या तो एक क्रिमिनल डिफेमेशन हो सकता है या फिर एक सिविल डिफेमेशन होता है। सिविल डिफेमेशन में आप उससे फाइन ले लिए, हो गया। क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए सेक्शन 499 है और 500 है आईपीसी का, बता चुके हैं। तो स्लैंडर और लीवल का मतलब, स्लैंडर का मतलब होता है बाबू स्पीच, ऐसे याद कर लो स्पीच। आप अपना बोल के यदि कुछ बोल के किसी को आहत पहुंचा रहे हो तो उसको कहेंगे स्लैंडर, और यदि लिख के या मैसेज से कोई किसी को आहत पहुंचा रहा है दैट्स कॉल्ड लीवल। तो लीवल कोई पूछेगा कि लीवल और स्लैंडर अभी करंट अफेयर्स में रहा है, न्यूज़ में रहा है, किससे रिलेटेड है? क्रिमिनल डिफेमेशन। बात समझ में आ गया ना तुम लोग को? आगे देखो। अच्छा ये रेड कॉर्नर नोटिस से क्या समझते हो? इंटरपोल का, हमारा इंटरपोल का कौन मेंबर है बताओ? इंटरपोल को कौन रिप्रेजेंट करता है? सीबीआई रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड। अब यहाँ पे समझो, इंटरपोल का मतलब पूरा वर्ल्ड का पुलिसिंग सिस्टम, दैट्स व्हाई इंटरपोल। अब इंटरपोल कभी भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है, इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखो, इसको समझो बढ़िया से। मान लो कि हम इंटरपोल में हैं, हमारा सीबीआई है, इसका मतलब क्या है? इंटरपोल से जुड़े हुए हैं। बढ़िया समझना स्टूडेंट, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। मान लो कि यहाँ क्राइम किया,
एक आदमी इंडिया में क्राइम किया और भाग के चला गया दूसरे कंट्री में, और दूसरा कंट्री में जिस कंट्री में शरण लिया है वो भी कंट्री मेंबर है इंटरपोल का, तो हम बोले हैं कि उसको दीजिए, क्योंकि इंटरपोल का आप भी मेंबर है। बट वो कंट्री इंडिया को तभी देगा जब इंडिया और उस कंट्री के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होगा तब। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब होता है कि इधर का मुजरिम इधर गया या इधर का मुजरिम इधर गया तो एक्सचेंज किया जाएगा, बट उसके लिए आपका ट्रीटी साइन होना चाहिए। तो रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ेगा ही, रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब ये है कि एक अलर्टनेस है, और डिपेंडिंग ऑन द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद द रेस्पेक्टिव कंट्री डिसाइड किया जाता है। और कई बार जानते हो ना कि यूके सब मना कर देता है कि इंडिया को हम नहीं भेजेंगे, इसलिए क्योंकि इंडिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन उतना स्ट्रांग नहीं है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम नहीं होता है, यहाँ पे जो जेल है बहुत ही ओवर क्राउडेड है, इसलिए वो नहीं भेजता। वो सोचता है कि भेज देंगे तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाएगा इसका यहाँ पे, और कई बार ये लोग पॉलिटिकल रीजन से नहीं भेजता है। जैसे देखो किंग फिशर का जो मालिक था किंग विजय माल्या, जो दाढ़ी इतना हद गंदा दिखता है, जो अभी तक वहीं पे है, बताओ। चौकसी जो है अभी तक वहीं पे है, एक नीरव मोदी अभी तक चोरबा वहीं पे है। वो सब वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दिए तुम, हाँ तुम इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वहाँ का तुमको सिटीजन मिल जाए, सिटीजनशिप, मगर तुमको आप मुबारक है सिटीजनशिप, मगर इंडिया का तो मुजरिम है वो, इकोनॉमिक ऑफेंडर है भारत का, तो कम से कम भारत का पॉलिटिक्स करता है, पूरा पॉलिटिक्स है वो। बात समझ में आ रहा है ना। तो रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या है, देखो अब तुम लोग को खुश होना चाहिए, 94 कल बोर्ड में बता दिए हैं कि फंक्शन गेन ऑफ फंक्शन स्टडीज़ क्या होता है। गेन ऑफ फंक्शन स्टडी में क्या बताए थे कि हम वेरोलेंस टेस्ट करते हैं, यानी कि एक पैथोजन या वायरस चेक करते हुए कितना वो इन्फेक्ट कर सकता है, कल का बोर्ड में बताए थे कितना वो इफेक्ट कर सकता है, या किसी ह्यूमन बींग में या फिर कैट में या रैट में हम दे तो कैसे इम्यून रिस्पॉन्स देगा, यानी कि इम्यूनिसिटी कैसे होगा। तो ये स्टडी जो करते हैं इसी को बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन। और यदि ये अलग अलग सिस्टम हम चेक करते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, पशु में, एनिमल में, एक जगह में, 2 जगह में, 3 जगह में, 4 जगह में, जो रिजल्ट आता है डेट इज कॉल्ड सीरियल पैसेजिंग। तो देखो कितना बढ़िया है, कल को बताया आज आ गया, सब इंटरकनेक्टेड है स्टूडेंट। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब जानते हैं करंट अफेयर्स इन रिसेंट टाइम्स। बार कोड, ये बार कोड आजकल देखते हो तुम लोग, है ना, बार कोड कितना कॉमन हो गया है। हाँ, जो स्कैनर से जो होता है सब बार कोड ही तो है। क्या ये बार कोड नया चीज़ है? तो नया चीज़ नहीं है, इसका भी एक इतिहास है स्टूडेंट। देखो, और बार कोड के नीचे देखोगे तो नंबर भी लिखा रहता है, कभी नोटिस किए हो, नंबर भी लिखा रहता है। देखो बार कोड का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ क्या होता है। कोई बहुत डार्क होगा, कोई बहुत लाइट होगा। इसका रीज़न क्या है? डार्क का मतलब ब्लैक और जो वाइट का मतलब सफ़ेद, मतलब अब ब्लैक का मतलब क्या कि हीट ऑब्जर्वर होता है, और जो वाइट होता है वो तुम्हारा हीट डिफ्लेक्टर होता है। रोड देखते हो कितना गर्म हो जाता है ब्लैक की वजह से। तो जब यहाँ पर रेडिएशन छोड़ा जाता है ऐसे करके, तो जो ब्लैक कलर का होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो वाइट कलर का होगा वो तुम्हारा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। और मान लो कई बार क्या होता है कि कोड में ना गड़बड़ी भी हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा, या फिर इंसेक्ट अटैक, वो दुनिया भर का चीज़। तो इसलिए नीचे नंबर भी होता है। नंबर ये सुनिश्चित करता है कि बार कोड का यही नंबर है, तो इसलिए नंबर नीचे लिखा जाता है। बात समझ गए? तो आगे देखो क्या समझते हो बार कोड से तुम लोग। तो बार कोड जो इन्वेंट किया था वो ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में किया गया था, विद्यार्थी लोग किया था 1948 में, और इसको पेटेंट राइट्स मिला है 1952 में। कब का बात है ये? अभी देखते हो धड़ल्ले से यूज़ करता है सभी लोग, तो फिर कब का चीज़ कब यूज़ होता है। देखो सबसे पहली बार कब यूज़ किया गया था इसको, यानी कॉमर्शियल लेवल पे, तो जून 26, 1974 को बार कोड टेक्नोलॉजी पहली बार यूज़ हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में। न ओहियो टू स्कैन ए पैकेज ऑफ च्युइंग गम जो खाते हैं उसके लिए वो स्कैन करने के लिए हुआ था। खूब खाता होगा तुम लोग, अभी नहीं। द गम इज़ नाउ इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री इन वाशिंगटन। और अभी ये जो गम जिसके ऊपर था, क्योंकि ये पहली बार था ना, तो इसलिए एंटिक चीज़ हो गया, तो अभी इसको रखा गया संभाल के कि देखो हमारा पहली बार यूज़ हुआ था इसमें। ठीक है, अब देखो बार कोड में कितने डिजिट होते हैं, क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा कर लो, क्योंकि है तो बहुत ही बेसिक चीज़, यू नेवर नो, क्योंकि स्कैनर तो हर समय ही होता है, ये न्यूज़ सब में पूछ लेगा या अपने भी पूछेगा। देखो बार कोड में ओरिजिनली 11 डिजिट का फार्मूला होता है। 6 डिजिट में मैन्युफैक्चरर के बारे में बात होता है, कौन मैन्युफैक्चर किया है उसको। 5 जो डिजिट होता है उसमें प्रोडक्ट के बारे में होता है, और जो 12 डिजिट बाद में ऐड किया गया है, 12 डिजिट वॉज एडेड लेटर एज ए चेक,
और 12 डिजिट ऐड किया गया चेक करने के लिए ऐड किया गया था। तो पहले नॉर्मली 11 डिजिट का होता था, एक डिजिट बाद में जोड़ा गया। जो शुरू का जो 6 डिजिट है वो इसे मैन्युफैक्चर पता चलता है, और सेकंड क्या है तुम्हारा जो बाद का जो 5 डिजिट है वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है, कौन सा प्रोडक्ट है ये। समझ गए? तो कैसे बारकोड काम करता है जस्ट हम अभी बताए हैं तुम लोग को कि देखो बार में क्या है कि एक तो ब्लैक स्ट्रिप्स रहेगा, एक वाइट बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड क्या है वाइट है और ब्लैक स्ट्रिप्स है। देयर विथ एंड नंबर्स आर हाउएवर डिफरेंट, सही बात है ना, सबका विथ कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, इस तरह रहता है। द बार आर यूज टू रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट, और सब बार तुम्हारा बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, या तो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और 0 हाँ वही सीक्वेंस ऑफ विच रिप्रेजेंट्स नंबर फ्रॉम 0 to 9 एंड बी प्रोसेस बाय डिजिटल कंप्यूटर। 0 से 1 का मतलब क्या है कि आपका जो डिजिट है 0 से लेके 9 तक मैक्सिमम लिमिट, 0 स्टैंड फॉर 0, 0 स्टैंड फॉर 1, ये भी हो सकता है। जो नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उसमें 1 2 3 4 9 तक हो सकता है। मैं 0 1 0 मतलब 0 का मतलब हुआ कि हीट को पूरी क्या कर दिया, वो एब्जॉर्ब कर दिया। 1 का मतलब क्या कि रिफ्लेक्ट कर दिया। बारकोड डिस्प्ले द प्रिंटेड, देखो 12 डिजिट नंबर टिपिकली अंडरनीथ द प्रोडक्ट एज अ बैकअप इन द केस, और बारकोड के नीचे 12 डिजिट नंबर भी होता है, इसलिए कि बैकअप में रहे। मान लो कि उस स्ट्रिप में कहीं दिक्कत हुआ तो नंबर है, नंबर से भी पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट है वो। हाउ दे आर स्कैन, स्कैन कैसे होता है, देखो बारकोड स्कैनर यूज एन इनकैंडेशन लाइट बल्ब, या तो लेजर रहेगा या लाइट रहेगा जो बारकोड को साइन करवाएगा, यानी कि उसको स्ट्राइक करेगा, ऐसे बारकोड से स्ट्राइक करेगा। वाइल द ब्लैक लाइन्स, देखो बारकोड में ब्लैक लाइन होगा हमेशा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो व्हाइट पार्ट है वो क्या रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। समझ गए? तो वाइल स्कैनिंग अ बारकोड द अमाउंट ऑफ लाइट डिटेक्टेड, जितना लाइट डिटेक्ट हुआ है, जितना लाइट ट्रांसलेट हुआ है, वहीं से तुमको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उस हिसाब से तय किया जाएगा कि कहाँ का मैन्युफैक्चर है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या है। समझ, ये इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बारकोड। देख रहे हो ना, अभी तो स्कैनर है बट बारकोड भी पार्ट ऑफ स्कैनर ना, अभी जो फंक्शन तो सेम ही होगा, एक ही तरह होगा। अभी तो ऐसे ऐसे करके रहता है, हाँ, अभी तो QR कोड है। हाँ, तो अभी भी बारकोड ही जाता है उसमें, अभी भी देखते हो ना बहुत सारा प्रोडक्ट सब में रहता है, बिल्कुल रहता है। आगे देखो, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं पहले ही बोल चुका हूँ तुम लोग को कि वाइल बारकोड हैव इंडिड रेगुलर, हाँ ये अलग बात है कि रजिस्टरिंग करना, सेल प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान हो गया है अनडाउटली, वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि मिस रीडिंग हो जाता है, मिस ओरिएंटेशन हो जाता है, कई बार डट मिस प्रोड्यूजन और डैमेज भी हो जाता है। तो ठीक है, डैमेज होने के लिए नीचे नंबर है, नंबर लिखा ही गया इसलिए कि ताकि कोई डट प्रोडक्ट्स आके वहाँ पे बारकोड का जो थिन लाइन है उसको यदि कोई दिक्कत देता है तो इसलिए नीचे नंबर लिखा जाता है। ठीक है, बिसाइड द बारकोड जो स्कैन होगा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही हो पाता है, यदि बहुत नज़दीक भी ले जाओगे दिक्कत हो जाएगा, बहुत दूर भी ले जाओगे दिक्कत होगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से होता है, 1 मीटर पे होता है। तो बारकोड स्कैनर और बारकोड का जो स्कैनर है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ठीक है, ये फंक्शंस है, डेलिकेट कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा। आगे देखो, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ेदार चीज़ है। अब बताओ, प्लांट्स का भी सर्केडियम रिदम होता है। क्या होता है ये सर्केडियम रिदम का मतलब? क्लॉक, क्लॉक जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं इसको। देखो इस चीज़ के लिए ना, इस शोध के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है, मतलब प्लांट के लिए नहीं, एनिमल के लिए, मतलब ह्यूमन बींग के लिए। 3 साल पहले एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला स्टूडेंट। किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला? क्योंकि उन्होंने सर्केडियम रिदम के बारे में रिसर्च किया। क्या होता है सर्केडियम रिदम? सर्केडियम रिदम का मतलब होता है कि हमारा जो लाइफ साइकिल है, बायोलॉजिकल साइकिल, कि हम सोते हैं, फिर जगते हैं, फिर सोते हैं, फिर जगते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम में हम सोते हैं, जगते हैं। जैसे मान लो कि तुम 2 हफ्ता सुबह रनिंग करना शुरू कर दिया, तो वो ठीक टाइम पे तुम उठ जाओगे और रात को ठीक टाइम पे नींद भी आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड सर्केडियम रिदम। अब बोला केवल ये एनिमल में ही नहीं, एनिमल में मतलब ह्यूमन बींग में ही नहीं, ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ये नया अभी खोज है। तो प्लांट का मतलब है कि प्लांट भी अपना ठीक टाइम पे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और रात को रेस्ट करेगा। तो अभी प्लांट में ही पाएगा। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, ये बढ़िया सुनना, ये तुम लोगों के जीवन में भी काम आएगा, हैबिट में भी। मगर जो सर्केडियम रिदम है, पिछले बार जो 3 साल पहले जो रिसर्च खोज हुआ था, उसमें ये बोला गया था स्टूडेंट कि सर्केडियम रिदम ब्रेक हो रहा है अभी, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट बहुत ज़्यादा आ गया है। आर्टिफिशियल लाइट की वजह से आपका जो सर्केडियम रिदम है वो ख़राब है। जैसे मोबाइल तुम रात को देख रहे हो तो तुमको नींद नहीं आएगा। अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है रोज, इसलिए रात को तो मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैं करता हूँ ये गलती, क्योंकि मेरा ड्यूटी ऐसा है।
ठीक है, मगर मैं बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियल लाइट से आपका सर्केडियम रिदम खराब हो जाता है। सेम फॉर प्लांट्स ऑल्सो। प्लांट का भी क्या है कि अभी देखते हो दुनिया भर का आर्टिफिशियल लाइट्स आ गया है, तो प्लांट्स कंफ्यूज हो जाता है कब उसको फोटोसिंथेसिस करना है, कब उसको सोना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, इसलिए ब्रेक हो जा रहा है। तो ये आर्टिफिशियल लाइट बहुत बड़ा ब्रेकेज है ह्यूमन बींग के भी सर्केडियम रिदम में और प्लांट्स का भी है, इसलिए न्यूज़ में आया। देखो यहाँ पे कि जस्ट लाइक ह्यूमंस प्लांट्स टू हैव सर्केडियम रिदम which refers to changes each living being experience primarily with regard to light and dark। यानी कि इसका मतलब लाइट और डार्क से, यानी कि अंधेरा होने से और लाइट आने से क्या असर पड़ता है हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे, डेट इज कॉल्ड सर्केडियम रिदम। बात समझे? देखो ब्राइटनेस ऑफ स्ट्रीट लाइट और आर्टिफिशियल लाइट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी प्लांट्स के लिए। स्ट्रीट लाइट लगा दिए है ना, आर्टिफिशियल लाइट लगा दिए, रात को आपको फायदा हो। और जैसे बोलते हो कि महाराष्ट्र कभी सोता ही नहीं है मुंबई, तो आपका पौधा भी नहीं सो रहा है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट पूरा है। जैसे अभी हम जाएंगे वहाँ पे रात को रेलवे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेन जहाँ चलता है रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे देखो तो पूरा लाइट ही रहेगा, तो वहाँ के आसपास का जो पौधा है उसको तो दिक्कत हो रहा होगा, उसका सर्केडियम रिदम पे फर्क पड़ता होगा। बात समझे? व्हेन प्लांट्स कम अंडर द हार्श ब्राइटनेस, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्राइटनेस हो स्ट्रीट लाइट का या आर्टिफिशियल लाइट का, या बिल्डिंग से आ रहा हो या व्हीकल से आ रहा हो, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ डे लाइट और नाइट टाइम। यानी कि ये डे टाइम है या नाइट टाइम है वो अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसको लाइट तो मिल ही रहा है और वो कंफ्यूज हो जाएगा, और कैसे वो जिए अपना लाइफ कंफ्यूज है। जैसे हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे कायदे से हम लोग को 10 बजे तक सो जाना चाहिए ह्यूमन बींग को, हम लोग 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, तो हमारा भी सर्केडियम रिदम ब्रेक हो रहा है, और तुम तो और डेंजर हो। दे कंटिन्यू टू, देखो नाइट को भी देखो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब क्या कि एनर्जी यूज़ कर रहा है और स्ट्रेस में चला जाएगा वो, क्योंकि हर जीवन का एक, हर जीवित जो भी चीज़ है उसका एक लिमिट है एनर्जी को यूज़ करने का, है कि नहीं? बताओ तो। जैसे आदमी सोता है, तुमको पता है आदमी क्यों सोता है? एनर्जी को फिर से रिगेन करने के लिए। जैसे मान लो कि बहुत थके हो, सो जाओगे तो शरीर एकदम ठीक हो जाता है ना? यस। यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल लाइट कंबाइन विथ क्लाइमेट चेंज। अब तो देखो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का भी बात है, अब क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और आर्टिफिशियल लाइट दोनों कंबाइन कर दोगे तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स को दिक्कत होता है। प्लांट्स ऑलरेडी देखो, प्लांट तो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज से झेल ही रहा है, वार्मर विंटर्स हो रहे हैं, लंबा समर हो रहा है, दिक्कत तो है पहले से ऑलरेडी। एंड ऑल दिस फैक्टर, ये सभी फैक्टर वाइज जो उसका सर्काडियम रिदम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, समझे? फ्लावरिंग पैटर्न डिफरेंट हो रहा है उसका, है ना? लीव शेडिंग पैटर्न जो है पतझड़ में जो गिर जाता है वो गिर नहीं पा रहा है ठीक से, तो प्रॉब्लम हो रहे हैं। एनी चेंज, अब देखो प्लांट रिप्रोडक्शन में कोई चेंज आ गया है ना, ग्रोथ पैटर्न में कोई चेंज आ गया इंसेक्ट की वजह से बर्ड्स के ऊपर, तो इससे पूरा प्लांट पे असर पड़ेगा स्टूडेंट, समझ गए ना? तो क्या क्या चेंजेस है, तो पॉलिनेशन कुड भी इम्पैक्ट। देखो पॉलिनेशन समझते हो ना, जो हाँ एंथर टू स्टिग्मा जो एक्सचेंज होता है पोलन ग्रेन्स, दैट्स कॉल्ड पॉलिनेशन। और जो पॉलिनेटर होते हैं जैसे हनी बी हो गया, इंसेक्ट हो गया, तो इसके वजह से भी दिक्कत होता है। देखो मॉथ आर यूजुअली एक्टिव, देखो मॉथ जो है तुम्हारा वो यूजुअली नाइट को एक्टिव होता है, आर्टिफिशियल लाइट अट्रैक्ट करता है मॉथ को, तो उस समय क्या है कि टेकिंग देम अवे फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट से दूर चला जाता है, वो घूमते रहेगा फ्लाई सब। स्टडीज हैव शोन दैट इससे क्या है कि जो पोलन ट्रांसफर हो रहा था, पोलिनेशन हो रहा था, वो घट जाएगा। When the number of new plants growing this, और इस तरह यदि डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा प्लांट सब, तो ये डिनाइज पोलन टू द बीज, बीज मिलेगा ही नहीं, जो कि इंपॉर्टेंट पोलिनेटर है दूसरे फूड क्रॉप्स के लिए भी, तो इंटायर आपका जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उस पर असर पड़ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो आर्टिफिशियल लाइट इज़ नॉट गुड फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑल्सो, नॉट गुड फॉर द सर्केडियम रिदम ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग, सबके लिए ठीक नहीं है आर्टिफिशियल लाइट से। इसलिए स्टूडेंट रात को सोओगे, हालांकि मैं खुद नहीं करता हूँ, मैं तुम लोग को एडवाइस देना चाहूँगा, ठीक है? मोबाइल को दूर रखोगे, हमारा तो गंदा आदत हो गया ना, तुम लोग आदत नहीं लगाओगे। यदि नहीं है तो बच्चा अभी छोटे छोटे स्टेज में हो तो बिल्कुल मोबाइल दूर को रखो। छोटे बच्चा को ही, हाँ छोटा बच्चा को ही उसको मोबाइल चाहिए। अब हम लोग का तो प्रोफेशन ही इतना गंदा है कि हम लोग नहीं चाह के भी नहीं सर, जैसे कि पहले नहीं होता, आप मोबाइल एकदम दूर रख देते,
क्या करें, वो लास्ट में भी सोते भी है तो न्यूज़ ही देखते हुए सोते हैं। दिक्कत ये है ना, यानी कि उठ भी रहे सो भी रहे तो यूपीएससी ही चल रहा है, और उसमें भी कुछ मर्डर मिस्ट्री देख रहे हैं अपना, जो सबसे बढ़िया चीज़ लगता है कि कैसे आदमी को मारा गया है, सब प्लान हम भी बनाते हैं तुम लोग को मारने के लिए। देखो सर मौत को तो कैटरपिलर ने बोला। हाँ हाँ कैटरपिलर बिल्कुल। आखिर वेनस हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है? कायदे से तो मरकुरी होना चाहिए था, मरकुरी सबसे पास है, सन के जो सबसे पास है उसको होना चाहिए था, बट देखो कहानी दूसरा है। देखो मरकुरी इज़ अबाउट ट्वाइस एज क्लोज सन कंपेयर टू वेनस। बताओ इतना क्लोज्ड है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है मरकुरी। मरकुरी फिर भी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो आपका हीट कैसे ट्रैप होगा? हम वहीं पे वेनस का देखेंगे तो वेनस तो पूरा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर भरा हुआ है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड यू नो डैट ग्रीन हाउस गैस है, तो हो गया हॉटेस्ट वेनस। समझे? वेनस सबसे हॉटेस्ट है, समझे? एंड सेम टेम्परेचर रहता है तुम्हारा दिन में भी रात में भी, ठीक है। इसका देखो 735 केल्विन है, और क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि थिक एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है स्टूडेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड का, और यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो सन का रेज आता है उसको ट्रैप कर लेता है वो, समझे? और जो क्लाउड है वेनस का वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, और ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा होता है, और इसके सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है। जहाँ तक सवाल है मरकुरी का, तो इसका तो कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो आएगा हो जाएगा, वो रेज आएगा जाएगा, ट्रैप ही नहीं होगा। बट वेनस के साथ नहीं है, इसलिए हीट ट्रैप हो जाता है वहाँ पे। कल्चरल हेरिटेज से क्या समझते हो तुम लोग? तो कल्चरल हेरिटेज दोनों ही हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जिसको हम छू ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कोई कहानी, राम जी का कहानी बताएं, क्या उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। बट कोई राम जी का हम एक मंदिर दिखा दे तो उसको टच कर सकते हो। तो दोनों ही कल्चरल हेरिटेज है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे बताया गया है कि कल्चरल हेरिटेज का मतलब कोई भी फीचर हो सकता है जो आपके पास सोसाइटी से जुड़ा हो और कंटिन्यू अभी भी एग्जिस्ट करता है, और उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंस जुड़ा हो अभी का भी, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। अब इसमें देखो इट कैन बी मैनी वेज, बहुत तरह का हो सकता है। जैसे टेंजिबल भी हो सकता है, जैसे मोनूमेंट को छू सकते हो, किसी साइट को विजिट कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स है ना, जैसे फॉरेस्ट है, ग्लेशियर है, ओशन है, ये सब तुम्हारा क्या हो सकता है? कल्चरल हेरिटेज हो सकता है। इनटेंजिबल भी हो सकता है जिसको तुम टच नहीं कर सकते, जैसे लैंग्वेज हो गया, जैसे कल्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, ट्रेडिशन हो गया, डांस हो गया, बिलीफ सिस्टम हो गया, ये सब इंटेंजिबल है। जैसे 7 दर्शनार्थ है भारत का, है ना, जो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, मीमांसा है, पूर्वा मीमांसा है ना, जानते हो तुम, योगा है, करेक्ट, और भी बहुत सारा चीज़ है। तो सब क्या है? हमारा कल्चरल हेरिटेज है। ईच काइंड ऑफ कल्चर हेरिटेज हैव इट्स ओन मीनिंग, अपना ही मीनिंग होता है, अपना ही फंक्शन होता है, अपना ही रिलेवेंस होता है। बट द कॉमन थ्रेड इज डैट सभी लोग कहीं ना कहीं सभी चीज़ सिम्बॉलिक, हिस्टोरिक, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक, एथोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस रखता है। कुछ ना कुछ हमें अलग अलग चीज़ का बताता है ये, दैट्स कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। आगे देखो, ये देखो, अब ये तुमको जान के हैरानी होगा कि 2017 सबसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट था हमारे भारत के ट्रेड पॉलिसी में। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये स्टूडेंट ये है कि 2017 के बाद ना जिस हिसाब से ट्रेड बैरियर बढ़ा है, देखो अब भारत सरकार बोले कि हम PLI स्कीम में ध्यान देंगे, भारत सरकार गलती कर रही है, इंपोर्ट कवर बहुत ज़्यादा लगा रही है। इंपोर्ट कवर ज़्यादा लगने से सोल्यूशन नहीं होगा, ये तो पहले वाला बात हो जाएगा। LPG से पहले बहुत सारा ट्रेड बैरियर लगता था ना, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ही बर्बाद हो गया। देखो ग्लोबलाइजेशन के टाइम में कैसे ट्रेड बैरियर तुम ज़्यादा लगा सकते हो? ट्रेड बैरियर लगाओगे तो तुम्हारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर उतना उल्लू बुद्धि सीख ही नहीं पाएगा, वही छैया मोबाइल फ़ोन बनाएगा वो बैठ के। जब तक बाहर से कोई सामान नहीं आएगा तब तक कंपटीशन कैसे होगा? मैं दुर्भाग्य की बात है। और देखो दूसरी बात है कि एप्पल आया है अभी स्टोर, एप्पल इधर आया, मुंबई में आया, दिल्ली में आया। अब तुम इंपोर्ट कवर लगा दो एप्पल के एलिमेंट्स के ऊपर, तो देखो एप्पल का दाम महंगा हो जाएगा, फिर वो एप्पल कोशिश करेगा कि यहाँ से भाग जाए। तो गलत रिग्रेसिव स्टेप है। सरकार बोलती है कि मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाओ, कोई बात नहीं है, बट टैरिफ को मत बढ़ाओ। टैरिफ को बढ़ाओगे तो लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत होगा। देखो वह इसीलिए कहा जाता है कि 2017 जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इंडियन ट्रेड पॉलिसी में। क्या है देखो, WTO का डेटाबेस ये बताता है 2017 से लेकर 21 तक इंडिया का जो एवरेज टैरिफ इंक्रीज हुआ है, देखो 4.5 पॉइंट्स था, वो बढ़ के लगभग 18% हुआ है। कैन यू बिलीव इट?
18% तुम्हारा ट्रेड टैरिफ बढ़ा है, इतना ज़्यादा बढ़ा है। पहले 4% के आसपास था, अब लगभग 18 से 20% है, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। और उतना ही नहीं, जो 15% यानी कि देखो अलग अलग होता है ना, किसी में 5% लगता है, किसी में 3% लगता है, किसी में 15% लगता है, किसी में 18% लगता है, अलग अलग। तो 15% वाला जो प्रोडक्ट था वो तो और डबल हुआ है, यानी कि 15% जो टैरिफ लगाते थे किसी एक प्रोडक्ट पे, वो चीज़ तो और डबल हुआ है। बस समझे? तो कॉन्सिक्वेंटली द लाइन एक्सीडिंग, जो 15% ड्यूटी जो था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 15% जो ड्यूटी लगाते थे किसी प्रोडक्ट पे, आप 3% भी लगा, पहले 3% लगाते थे, अभी 5% लगा रहे हो। और ज़्यादातर जो 15% वाला है वो ज़्यादा डबल हुआ है। इसका मतलब ट्रेड बैरियर कुछ ज़्यादा ही लगा रहे हो, 15% से ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही लगा रहे हो आप। ओवरऑल 18% हुआ है, एक प्रोडक्ट पे जो 15% लगा रहे हो उसका और संख्या बढ़ा है। कहने का मतलब ये है, समझे? लुक एट द रिसेंट डेवलपमेंट इन वियतनाम में देखो, वियतनाम हमसे बाजी मार लेगा। ऐसे भी वियतनाम स्टूडेंट देखो, चाइना +1 स्ट्रेटेजी, उसके अंतर्गत वियतनाम ही सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट है। इंडिया अभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाया। इंडिया क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाया? यही ट्रेड बैरियर की वजह से, समझे? इन कॉन्टेक्स्ट देखो, वियतनाम देखो, वियतनाम कम्पीट करता है भारत को और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और देखो उसका एवरेज टैरिफ लगभग 10% है, हमारा देखो 18% चला गया। समझ गए? नंबर 1 ड्यूरिंग द पीरियड वियतनाम, देखो वियतनाम ने तो बहुत अच्छा अग्रीमेंट भी किया, RCP भी साइन कर लिया, और CPTPP बताए थे, यूनाइटेड स्टेट्स निकला तो CPTPP बना है, तो उसमें भी गया। इंडिया देखो ना ही इसका मेंबर है ना ही RCP का मेंबर है, इंडिया निकल गया। तो देख रहे हो कैसे वियतनाम अपने अपॉर्चुनिटी को उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है अपॉर्चुनिटी का। तो ये दिस एग्रीमेंट्स एम्पलीफाई द एडवांटेज ऑफ इंडिया कंपटीशन एज दे डाइवर्ट ट्रेड फ्रॉम नॉन टैरिफ मेंबर्स टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रेड ब्लॉक। अब देखो इस तरह का जो एग्रीमेंट है तो इससे दिक्कत हो जाएगा, इंडिया को दिक्कत होगा, और वियतनाम ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यूके ने भी ज्वाइन किया, उस दिन यही न्यूज़ में आया था ना, CPTPP को ज्वाइन किया है। समझ गए ना? आगे देखो, तो सीधा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट, देखो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट देख लो। भारत ने अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक कितना एक्सपोर्ट किया है? लगभग $8 बिलियन का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया है। चलो अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन आर ग्लोबल, ये पूरा ग्लोबल होता है जानते हो, और अलग अलग कंट्री में तुम्हारा इसका चेन सिस्टम जुड़ा रहता है, ये ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उसमें हम इतना कर रहे हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया उसी समय लगभग $6.5 बिलियन का इंपोर्ट करवाया था सामान। अब $6.5 बिलियन का तुम सामान इंपोर्ट करवा रहे हो और बेच रहे हो कितना? तुम 8 बिलियन। तुमको कितना कमा रहा है तुम? और प्रॉपर वैल्यू एडिशन भी नहीं है तुम्हारा, तुम जस्ट असेंबली करके बेच दे रहे हो। प्रॉपर वैल्यू एडिशन बताए थे ना, PLI इसके में प्रॉपर वैल्यू एडिशन का बात था। वैल्यू एडिशन का मतलब है कुछ सामान मंगवा रहे हैं तो कुछ सामान बना भी रहे हैं, और जोड़ के तब बना के तब बेच रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक हम पूरा सेल्फ रिलायंट ना हो जाए। तो वैल्यू एडिशन प्रॉपर नहीं है। एप्पल देखो भारत के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है अभी, है ना? एप्पल देखो यूनिक कैटेगरी ऑफ ग्लोबल फार्म्स है, फैक्ट्री लेस मैन्युफैक्चरर है, ठीक है? इसमें तुमको IT और स्किल वर्कफोर्स चाहिए जो कि भारत के पास से है, और मैन्युफैक्चरिंग इंटायरली आउटसोर्स है, यानी कि है तो एप्पल यूनाइटेड स्टेट्स का, मगर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है अलग अलग कंट्री में होता है। बात समझे स्टूडेंट? एप्पल ग्लोबल है तो इंडिया का पॉलिसी जो है ना अच्छा होना चाहिए, नहीं तो भाग जाएगा एप्पल छोड़ के यहाँ से, और इस तरह ट्रेड बैरियर के रूप में आप इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगाओगे तो दिक्कत हो सकता है। MG नरेगा बजट देखो स्टूडेंट, MG नरेगा जो बजट है वो स्लाइड्स हो गया, ख़त्म हो गया, कम हो गया है। अब देखो रिवाइज बजट देखोगे 2022 और 23 का, उसमें 90,000 के आसपास है, और अभी कितना दिया गया है? रिवाइज बजट समझते हो ना, एक एस्टिमेट बजट होता है, और पूरा कंप्लीट होने के बाद रिवाइज बजट आता है, तो उसमें 90,000 करोड़ का था वो। अभी इस बार देखो 23 और 24 में कितना दिया गया है? 60,000 करोड़ के आसपास दिया गया है। तो MG नरेगा को इतना कम आंकना भी ठीक नहीं है। देखो 2023 और 24 में MG नरेगा को जो एलोकेशन दिया गया है वो 33% कम दिया गया है एज कम्पेयर टू 22 और 23 का जो भी रिवाइज था। तो 33% मतलब 30%, उस समय 90,000 और अभी 60,000। समझ गए? क्योंकि डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर, क्योंकि डिमांड डिक्लाइन हो रहा है, सरकार बोल रही है कि रूरल इकोनॉमिक कंडीशन बेटर हो रहा है, बट जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं है सरकार का कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है अर्बन एरिया। कहाँ? कुछ नहीं हो रहा है, रूरल एरियाज कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी भी MG नरेगा को पैसा देना चाहिए था, मगर भारत सरकार बचना चाहती है, और भारत सरकार बोले कि रूरल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, तो इसलिए हम 33% कम कर रहे हैं इस बार जो बात है। तो सीधा रिसेंट डेवलपमेंट देखो क्या क्या हुआ।
चलो कुछ कुछ चीज़ अच्छा किया है सरकार ने, मगर वो चीज़ फ़ायदा नहीं हुआ है। देखो सरकार ने बोला है कि हम नेशन मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर लाएंगे, जिसके द्वारा क्या है कि अटेंडेंस जो होगा एमजी नरेगा के जो वर्कर होंगे जो काम करने के लिए जाएंगे, उसका रियल टाइम में होगा, उसका जियो टैग होगा। जियो टैग मतलब जगह का भी लिया जाए, कौन सा जगह पे ये काम हो रहा है, और फोटोग्राफ्स भी होंगे, तो मजदूर का फोटोग्राफ सब भी लिया जाएगा वो सॉफ्टवेयर में। चलो ठीक है, इसमें कोशिश यही है कि करप्शन ना हो सके। जैसे जानते हो ना कि कलकत्ता का ये वेस्ट बंगाल करप्शन की वजह से एमजी नरेगा फंड स्टॉप कर दिया, वहाँ पे करप्शन ना हो और ओवरसाइट रहे, तो चलो ठीक है ये। मगर वेजेस पेमेंट्स आर डिलेड, मगर वेजेस तो बहुत लेट मिल रहा है। केवल 43% ही है तुम्हारा जो आधार रिलेटेड पेमेंट सिस्टम का वो लाभ ले पा रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि आधार कार्ड से रिलेटेड तुम पेमेंट दे रहे हो, तो आधार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है आपका वहाँ तक, तो बेचारा लोग 50% से भी कम ही मजदूर है जिसको टाइमली पैसा मिलता है। तो आपका सॉफ्टवेयर आपको मुबारक है, मगर इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना कमज़ोर है कि जो बेचारा जो काम करता है एमजी नरेगा का वर्कर, उन लोग को पैसा तक नहीं मिलता है ठीक से। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये प्रॉब्लम है, ये आगे देख सकते हो तुम लोग कि द प्रॉब्लम्स आर रियल एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू सॉर्ट देम। जो प्रॉब्लम है बहुत ही रियल है, जैसे ग्लिची टेक फिक्सेस, यानी कि टेक्नोलॉजी आपका बहुत ही ज़्यादा उसमें बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है, जैसे ऐप बेस्ड अटेंडेंस है, आधार इनेबल पेमेंट है, ठीक है, तो ये चीज़ हो नहीं पा रहा है। ये भले ही टेक्नोलॉजी है बट वहाँ पे इंटरनेट कमी की वजह से दिक्कत हो रहा है। देखो देखो इसमें लिखा गया कि वेज लॉस हो रहा है क्योंकि उसमें एरर आ रहा है। अब अटेंडेंस के टाइम में एरर आ रहा है, बताओ, और पता चल रहा है कि तुम तो आया ही नहीं था। अब बोला कि तुम तो आया, बेचारा वो आया है, काम किया है, क्योंकि उस समय गड़बड़ हो गया टेक्नोलॉजी में। जानता है कई बार होता है राशन कार्ड में भी आधार कार्ड से रिलेटेड कर दिया है, तो कई बेचारा उसका मिलता ही नहीं, अंगूठा तक नहीं मिल रहा है ठीक से, तो उसको भगा देगा पीछे लाइन में लगो, तो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसके वजह से बेचारा इन लोगों को वही नहीं मिल पा रहा है। ये उसके वजह से स्पॉटी कनेक्टिविटी एंड ऐप एरर कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है जिसके वजह से इन लोगों को पैसा नहीं मिल पाता है। समझ गए स्टूडेंट? आगे देखो देखो इसमें बोला गया है कि इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से मिड 2023 में आगे हो जाएगा। आगे हो चुके हैं हम, ठीक है, ये रिपोर्ट था तुम्हारा WHO का, बहुत आगे निकल गए हम लोग। देखो साउथ अफ्रीका का फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.3 है, इंडिया का भी 2 हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें कहा गया कि मिड में ना हम लगभग, देखो अभी ये ऑफिशियल डेटा है बाबू, ये आंकड़ा याद कर लो। इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 142 करोड़, 142.86 लाख, और चाइना कितना है? 142.57 लाख, यानी कि 142 करोड़ 57 लाख, और इंडिया कितना होगा? 142 करोड़ 86 लाख। तो सुपरसीड कर गया, अब कर लिया, अभी मिड में क्या करेगा? हो गया, अभी हो गया, ये 5-6 दिन पहले का घटना है, आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो यूरोपियन यूनियन क्या बोला कि वो कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएगा। कार्बन बॉर्डर टैक्स समझते हो ना? बताया ना तुम लोग को। कोई भी कंपनी, कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी कंपनी है, यदि वो सामान बना रहा है और कार्बन इमिट कर रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सिंपल बात है, और 2026 से लगेगा। समझ गए? ये आंकड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझो कि कार्बन बॉर्डर जो टैक्स है यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, बस। आगे देखो, अब ये तो तुम लोग को देखना पड़ेगा अच्छे से कि हमारा एक्सपोर्ट हब कौन सा जगह है भारत का, और क्या क्या चीज़ होता है। जैसे एग्जांपल देखो, जामनगर जानते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है ना? डिस्ट्रिक्ट जामनगर है, स्टेट कौन सा है? गुजरात है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है स्टूडेंट, जामनगर से ही होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका देखो प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी, वो सूरत से होता है, 36% शेयर है पूरा भारत का। स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, ये तुम्हारा गौतम बुद्ध नगर जानते हो, नोएडा का पार्ट है, ठीक है, यहाँ से 26% तुम्हारा एक्सपोर्ट होता है। व्हीकल्स देखो, तमिलनाडु जानते हो, तमिलनाडु बहुत फेमस है, वहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, वहाँ से हो जाएगा सप्लाई, 21% वेटेज है। राइस व्हीट तुम्हारा कहाँ है? ये हरियाणा का करनाल से, 17% वेटेज है बाहर का। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जानते हो, तेलंगाना से होता है, ठीक है, 15% है। तो देख सकते हो ये हमारा एक्सपोर्ट हब है अलग अलग चीज़ का। समझ गए ना? तो देख लो यहाँ पे बहुत अच्छा से फिगर दिया गया है तुम लोग को। जामनगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मुंबई देखो प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी, मुंबई इसलिए दिया गया है कि मुंबई पोर्ट से जाता है वो, ठीक है, सूरत के आसपास होगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए देखो नीचे दक्षिणा कन्नड़ भी है, इरानकुलम भी है, तुम्हारा देख रहे हो ना, अलग अलग जगह भी है, सब दिया गया है। आगे देखो, आगे बढ़ो। हाँ, इसमें भी देखो एक्सपोर्ट फॉर
वेरियस प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए देखो, जैसे एग्जांपल देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से देखो, बहुत अच्छा है ये समझो, जामनगर, मुंबई, दक्षिणा कन्नड़ और बेगूसराय, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाँ बरौनी है, बिल्कुल बरौनी है। आया कि नहीं आया बेगूसराय? हाँ, कितना खुश होना चाहिए हम लोग को। देखो दूसरा क्या है कि प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी, जयपुर, सूरत, मुंबई, कोलकाता, ये पूरा कंट्री का दिखाया गया है। एक तो सूरत चलो है, सूरत का अच्छा खासा शेयर है, बाकी भी जगह बहुत सारा है उसका दिया गया है। देखो राइस व्हीट के लिए देखो करनाल है, करनाल मतलब वही हरियाणा, ठीक है। एक रायपुर भी है, ईस्ट गोदावरी, बहुत राइस होता है वहाँ पे ईस्ट गोदावरी में, समझे। और इधर गुजरात का भी एरिया है कुछ कुछ। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो गौतम बुद्धा, वही नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नीचे देखो कोलार देखो, कंजीपुरम देखो, ये सब तमिलनाडु का एरिया है जहाँ पे स्मार्टफोन बहुत बनता है। व्हीकल्स में देखो गुरुग्राम, गुरुग्राम जानते हो, हाँ हरियाणा का बहुत फेमस हो, कौन सा जगह है, मानेसर, हाँ मानेसर, मानेसर गुरुग्राम में है, बहुत फेमस है व्हीकल्स के लिए, ठीक है। औरंगाबाद देखो, पुणे देखो, अनंतपुर देखो, कंचीपुरम देखो, ये व्हीकल्स बहुत सप्लाई होता है। फार्मास्यूटिकल देखो, है ना, फार्मास्यूटिकल सोलन है तुम्हारा, वही हरियाणा का एरिया है वो। अहमदाबाद है, विशाखापट्टनम, रंगारेड्डी, ठीक है, तमिलनाडु इसमें तेलंगाना में। तो ये सब जगह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बाहर जाता है हमारा, हाँ दवाई से रिलेटेड। देखो ये हब है अलग अलग, इसको तो नीतीश देख लेना है इस चीज़ को, ये सब मैच द कलम में आ जाता है, समझे। आगे देखो, अब इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन तुम लोग देखो ना, बढ़ा है अनडाउटली, बट अभी जाके घटा है। अभी कितना है, हम बताए थे 220 मिलियन टन्स, तो बढ़ के हम बोल रहे थे 230 तक जाएगा, यस। यहाँ पे देखो 221 मिलियन टन्स हुआ, थोड़ा घटना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हमें समझ, देखो मिल्क प्रोडक्शन यदि हम देखेंगे क्लोजली ना, तो हम देखेंगे 2015 के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, देख रहे हो ना, 2014-15 के बाद बहुत ऊपर गया है ग्राफ, और बढ़ते बढ़ते देखो 221 मिलियन टन। मगर प्राइस के मामले में देखोगे तो दिक्कत हो गया है। अप्रैल 2023 में है ना, एवरेज प्राइस फॉर लीटर मिल्क 57 हो गया, जबकि ठीक एक साल पहले स्टूडेंट 51 रुपीज़ था। तो अभी 12% का इन्फ्लेशन आया है दूध में, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और दूध में क्यों इन्फ्लेशन आया तो जानते हो, मैं LSD बता चुका हूँ, फॉडर का प्राइस बता दिया हूँ, एंड सो ऑन। देखो उससे रिलेटेड है फॉडर इन्फ्लेशन। देखो फॉडर इन्फ्लेशन देखो 30%, 30-31% हुआ है, देख रहे हो ना, देख रहे हो कैसे बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, थोड़ा घटा है मगर मोर और लेस बढ़ा ही है 31% के आसपास। आगे देखो, बताए थे ना लंपी स्किन डिजीज, LSD देखो कितने लाइफ्स गए हैं। यहाँ पे देखो केसेस देखते हैं, राजस्थान के केसेस देखोगे स्टूडेंट, तो मैंने कहा है ना तुम लोग को कि बहुत सारा केसेस राजस्थान में, मैंने कहा ना उस दिन सबसे ज़्यादा राजस्थान है। इसमें देख सकते हो लगभग ऑफिशियल रिपोर्ट कितना दिया कि 1.9 लाख मरे हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, उससे ज़्यादा ही मरा है। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान में देखो केस कितना है, 15.67 लाख केसेस है, और उसमें डेथ कितना है 76,000 डेथ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसका देखो केसेस थोड़ा ऊपर भी देख लो, पंजाब का देखो, पंजाब में भी अच्छा खासा 1.75 लाख केसेस है, उसमें लगभग 18,000 मरा है। देख रहे हो ना, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया वो राजस्थान है, दिख रहा है तुम लोग को। आगे देखो इंडिया लास्ट इम्पोर्टेड, देखो ये गड़बड़ हो गया है, मैं करेक्ट करना चाहूँगा अपने आप को, इस चीज़ को लेकर हमको इतना डाउट था ये वाला। अब देखो ये जो तुम लोग का फिगर है ना, ये कोई ऐसा फिगर नहीं है, ये भारत सरकार का फिगर सब है, ये जो दिया जाता है, ठीक है। ये डेटा पे तुम 110% रिलाई कर सकते हो। अब जस्ट कल तुम लोग को बोले थे हम, याद करो ये चीज़ को बढ़िया समझना, इस चीज़ को यहाँ मुझे करेक्ट करना है और मुझे तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है। हम तुमको बोले थे कि 2011 के बाद हमने मिल्क प्रोडक्ट एक भी नहीं अपनाया है, एक भी नहीं लिया है, इंपोर्ट नहीं किया है, कल बताए थे ना बोर्ड पे, याद है? नहीं लिए थे, क्योंकि डेयरी सेक्टर में बोले थे कि 2011 के बाद हमने एक भी मिल्क से रिलेटेड नहीं लिया है। और ये जो बयान था, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर जो कि डेयरी सेक्टर का है, उसका सेक्रेटरी का बयान था ये, मगर रियल डाटा ये नहीं है, वो गलत बयान दे दिया। जो हम तुमको कल बोले थे उसके बयान के बेसिस पे बोले थे हम तुमको, मगर जो रियल डेटा है भारत सरकार का, उसमें ये कहा गया कि नो, आप डेयरी प्रोडक्ट बाहर से मंगवा रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं मंगवा रहे हो। एग्जाम्पल देखो इसमें कि वी बटर और चीज़ एंड कर्ड, वो अभी भी आप बाहर से मंगवा रहे हो, देख रहे हो ना। हाँ, मिल्क प्रोडक्शन आपका कम हो गया, वो जीरो हो गया, मगर जो मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है
मिल्क जीरो हो गया, बट मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है जैसे हो गया चीज़ हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, वो अभी भी आप इंपोर्ट करवाते हो। अब उसने क्या बोला था, सेक्रेटरी ने बोला था कि 2011 के बाद हम नहीं किए। देखो मैं ब्लेम कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कल जाकर वेबसाइट पे चेक किया है, तो वो गलत बयान दे दिए थे। वो सेक्रेटरी, भारत सरकार के जो सेक्रेटरी है मिल्क से रिलेटेड, उन्होंने गलत बयान दे दिया, क्योंकि डेटा ये कहता ही नहीं है। देखो डेटा तुमको सब समझ में आ जाए। चार्ट शो द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इम्पोर्टेड एंड इट ऑल्सो शोज द क्वांटिटी ऑफ वी, बटर, चीज़ एंड कर्ड इम्पोर्टेड सिंस फाइनेंशियल ईयर 2011। देख रहे हो, तो हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। तो ठीक है, करेक्ट कर लेना, ये चीज़ जाके लिख लेना उसमें। हाँ बोलो क्या, वो कुछ होगा, वो मिल्क प्रोडक्ट है, वो समझ जाओ ना, कुछ भी वो जो है नहीं है, क्या है बहुत, हाँ कुछ होगा, दुनिया भर का चीज़ मिल्क से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब 2011 के बाद भी इंपोर्ट करवाए हैं, ठीक है, ये दिखेगा तुमको। देखो वहाँ पे कुछ साल तो बहुत ज़्यादा रहा है, फिर घटा है, फिर स्टेबल हुआ है एंड सो, ठीक है, ये खत्म हो गया। चलो अब रैंडम थॉट्स देखते हैं। क्या बांग्लादेश लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है चाइना +1 स्ट्रेटेजी का? नो। कौन सा कंट्री होगा? वियतनाम होगा। तुम लोग पार्टिसिपेट करो अच्छे से, फिर गलत स्टेट में हो जाएगा। दूसरा पढ़ो तो 422 पढ़ो तो स्टूडेंट, और बताओ तेजी से हमको। हाँ बोलो, अभी आलोक का जरूरत था, क्योंकि आलोक जानता है बहुत ज़्यादा पिंक टैट के बारे में। साउथ अमेरिका का फिनोमेना है, यूरोप का कहाँ से फिनोमेना है ये, जहाँ फिर से सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट वाला आइडियोलॉजी वाले लोग सब आने लगे। पिंक टैड एंड न्यू पिंक टैड आर द टर्म्स विच आर इन द न्यूज़ इन रिसेंट ईयर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ अमेरिका विच वर अंडर द कम्युनिस्ट रूल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। उस समय भी कम्युनिस्ट सरकार था, सोशलिस्ट सरकार था, और अभी भी आ रहा है। अभी क्या हो रहा है साउथ अमेरिका में, ज़्यादातर फिर सोशलिस्ट वाले लोग सब आ रहे हैं। ये किसका फिनोमेना है तुम्हारा? साउथ अमेरिका का। गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। मारियोपोल और ओडेसा पोर्ट, क्या ये सी ऑफ अजोब कोस्ट का हिस्सा है? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मारियोपोल सी ऑफ अजोब का होगा, बट ओडेसा पोर्ट है वो तुम्हारा ब्लैक सी का है, ब्लैक सी का पोर्ट है, वो करेक्ट कर लेना, इसलिए गलत हो जाएगा ये दोनों ही। जो बोथ तुम लोग को देंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। देखो मेरा, बोथ नॉर्डिक स्ट्रीम 1 और नॉर्डिक स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बिल्कुल बाल्टिक सी से ही पास होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और कौन सा कंट्री और कौन सा कंट्री को जोड़ता है? रसिया और जर्मनी को, दोनों ही पाइपलाइन। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट रिसेंटली रेज द क्रेडिट टू रिस्क वेटेड रेशियो ऑफ सर्टन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू 12%। हाँ, जानबूझ के किया गया है। ये जो CRR है तुम्हारा, क्रेडिट टू रिस्क वेटेड रेशियो, अर्बन कोऑपरेटिव का बढ़ाया है। जानते हो हर समय रिस्क में रहता है ये, इसलिए इसका RBI ने बढ़ाया है, करेक्ट, सरकार ने बढ़ाया है, करेक्ट बात है। बताओ तो स्नेक आइलैंड क्या कैस्पियन सी का हिस्सा है? ये भी आया है न्यूज़ में, ये ब्लैक सी का हिस्सा होगा। यस, स्नेक आइलैंड क्या है? ब्लैक सी का हिस्सा है, ब्लैक सी। वेरी वेरी, देखो ये फैंसी वर्ड हो सकता है, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना जाके। इन इंडिया कंपनी एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म। हाँ शायद, हाँ ट्रू होगा। 427 एक बार देखने दो, ट्रू होना चाहिए। हाँ ट्रू है। भारत में ना कंपनी कभी भी क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कंपनी एक्ट हमारा जो है, ठीक है, आप क्राउड फंड नहीं कर सकते हो। ड्यूरिंग द पास्ट 1 ईयर देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द रामसा वेटलैंड। उत्तर प्रदेश नहीं, वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में आपका वेटलैंड बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में नहीं। हाँ ठीक है, ज़्यादा है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश नहीं है, करेक्ट कर लेना इसको। मैन्युफैक्चरिंग PMI हैज़ मोर लेजिटिमेटी इन कंपेरिजन टू सर्विस सेक्टर PMI। क्या ज़्यादा है? इसका होना चाहिए 420, एक बार देखने दो मुझे। हाँ करेक्ट है। देखो हम ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं जोर दे रहे हैं, हम सर्विस सेक्टर पर कम दो, क्योंकि सर्विस सेक्टर पहले से वेल इस्टेब्लिश्ड है। तो PMI में ज़्यादा ध्यान कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान है हमारा। आत्मनिर्भर भारत सर्विस थोड़ी बनेगा, सर्विस तो हम पहले से ही बेस्ट है। हाँ क्या हो PMI? मैन्युफैक्चरिंग PMI हैज़ मोर लेजिटिमेट, ये तुम्हारा प्रोडक्शन लिंक से ही रिलेटेड है, उसको बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग बनाना, समझो। ये क्या बोलते हैं, PLI स्कीम से ही रिलेटेड है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, सॉरी
सॉरी गलती हो गया, ये दूसरा चीज़ है। देखो आई एम सॉरी फॉर डैट, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो, ठीक है, हम PLI लेके चले गए। ये सही बात है ना, मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा होता है वेटेज, सर्विस का कम होता है PMI में। और जानते हो 50% से ऊपर गए तो एक्सपांसन, 50% से नीचे गए तो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। PMI, आई करेक्ट माई सेल्फ, PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। आगे देखो, हाँ, ओवर लीवरेज और लेस स्किन इन द गेम। क्या है ओवर लीवरेज? अब तुम्हारा कंपनी है 100 करोड़ का और तुम बरो कर रहा है 90 करोड़, तो ओवर लीवरेज हो गया, और इसलिए लेस इन द स्किन, लेस गेम इन द स्किन। इसका मतलब पैसा तुम्हारा खुद का कम है। तो ऐसा कंपनी जो ओवर लिवरेज है और लेस स्किन इन द गेम है, इसका मतलब उसका खुद पैसा कम है, तो ऐसा तो चांस है कि फेल कर जाएगा, वो NPS वगैरह हो जाएगा उसका। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। अभी देखो, एट प्रेजेंट भारत वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल टर्म्स में, सही बात है ना, और PP टर्म में कितना है तुम्हारा? 3rd लार्जेस्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट है वो, करेक्ट है। रिसेंटली देखो, कुशियारा रिवर कहाँ का है बताओ तो? यहाँ पे भी आलोक का जरूरत था, बताओ तो कुशियारा रिवर कहाँ का है? इंडिया और बांग्लादेश। याद करो, बैरक रिवर 2 भाग में डिवाइड होता है, एक सुरमा रिवर है ना बांग्लादेश का, एक सुरमा रिवर में और एक कुशियारा रिवर में। लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। यही जो तुम्हारा जो कुशियारा रिवर और सुरमा रिवर जाके फिर मेघना रिवर बनाता है बांग्लादेश में। और जहाँ तक सवाल है कुशियारा रिवर का, तो ये नेचुरल बाउंड्री शेयर करता है आसाम और बांग्लादेश के बीच में। तो ये बैरक रिवर से, बच्चे लोग, बैरक रिवर से 2 रिवर निकलता है, दोनों रिवर जाता है कहाँ? बांग्लादेश में। एक सुरमा रिवर है और एक तुम्हारा क्या कुशियारा रिवर है, और ये कुशियारा रिवर और सुरमा रिवर दोनों जाके मिलकर मेघना रिवर बनता है। कल इसका हम देख रहे थे अच्छे से, होता क्या है, एवरी टाइम वैल्यू एडिशन, समझ गए ना। और कोई पूछेगा कि नेचुरल बाउंड्री जो बनता है कौन सा रिवर, तो ये कुशियारा रिवर है, ये बांग्लादेश के साथ है, आसाम वाला। रिसेंटली पेरू नहीं, चिली ने अपना रिजेक्ट किया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंडम में, वो चिली है, पेरू नहीं है, गलत हो गया। अब देखो, ये मैं तुम लोग को बताना चाह रहा था LSD का, ये उस दिन मैं पॉइंट बता नहीं पाया, 434। अच्छा है कि रैंडम थॉट्स में आ गया ये। देखो स्टूडेंट, 2-3 चीज़ मुझे बताना है। LSD देखो, LSD जानते हो, लंबी स्किन डिजीज, जिसके बारे में कई चर्चा कर चुके हैं बोर्ड पे भी। LSD देखो, अब LSD का जो फैमिली है, LSD वायरस का जो फैमिली है, बढ़िया सुनना, इसमें 2 चीज़ तुमको समझना होगा। एक फैमिली कनेक्शन समझना होगा। जैसे देखो, SARS-CoV-2 का भी बहुत फैमिली है वायरस का, और उसका एक तुम्हारा एक COVID-19 हो गया। उसी तरह यदि हम बात करें कि LSD का जो वायरस होगा वो किस फैमिली से मैच करेगा, तो वो मंकी पॉक्स का फैमिली से मैच कर जाएगा। मंकी पॉक्स का भी है ना, मंकी पॉक्स आया था न्यूज़ में, उसके फैमिली से मैच कर जाएगा वो वायरस। मगर जहाँ तक सवाल है एंटीजेनिक सिमिलैरिटी का, एंटीजेनिक सिमिलैरिटी का मतलब क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स का, यानी कि कैसे इम्यून रिस्पॉन्स करे, दैट इज कॉल्ड एंटीजेनिक सिमिलैरिटी। उसके लिए स्टूडेंट गोट पॉक्स वैक्सीन ही चलाया जाता है LSD को भी, क्योंकि इससे क्या है कि जैसे गोट बिहेव करता है गोट पॉक्स वैक्सीन से, उसी तरह LSD भी बिहेव करेगा। तो वो कितना गजब बात है, ये बढ़िया समझना। ऑल्दो जो वायरस है ये मंकी पॉक्स के साथ मैच करता है फैमिली, मगर जहाँ तक सवाल है एंटीजेनिक सिमिलरिटी में, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करेगा, तो उसमें जो गोट पॉक्स का वैक्सीन दिया जा रहा है वही LSD भी कर सकता है। दोनों अलग चीज़ है बात, इम्यून रिस्पॉन्स सेम है। तो इसलिए जो भारत में, ये भारत का बनाया हुआ चीज़ है, गोट पॉक्स वैक्सीन भारत का बनाया हुआ चीज़ है। तो गोट यदि बीमार है तो उसको उसके लिए दिया जाता है, और वही चीज़ अब किसके लिए दिया जा रहा है? कैटल को दिया जा रहा है, क्योंकि कैटल और गोट में दोनों का एंटीजेनिक सिमिलरिटी सेम है, इम्यून रिस्पॉन्स सेम है दोनों का। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट उस दिन नहीं बता पाया तुम लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीजेनिक सिमिलरिटी लिख लो वहाँ पर। एंटीजेनिक सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स सेम होगा। यहाँ पे देखो, पॉस्को एक्ट के हिसाब से बताया गया कि मिनिमम एज जो गर्ल का होना चाहिए सेक्सुअल रिलेशन के लिए, वो कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए। और कई अभी जो एक्टिविस्ट है वो लोग कहता है कि नहीं 16 साल 15 साल कर दीजिए, नहीं, मगर सरकार बोली कि नो 16 ईयर्स नहीं होगा, अभी भी 18 ईयर्स ही होगा। और इससे जानते हो कितना बच्चा लोग फंसता है इसमें, जानते हो ना। पॉस्को एक्ट, तो एक बार पॉस्को एक्ट लग गया तुम्हारा जीवन कल्याण है, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर समझ गए ना। अच्छा, कर्च स्ट्रेट क्या सी ऑफ अजोब और ब्लैक सी को जोड़ता है? तो करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए ये, हाँ करेक्ट स्टेटमेंट है। कर्च स्ट्रेट क्या करता है? सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से जोड़ता है,
ठीक है। हाँ, विलो प्लांटेशन जम्मू एंड कश्मीर का बताए थे तुम लोग को कि ये डिक्रीजिंग हो रहा है, और ये जम्मू एंड कश्मीर का सही बात है। सेंट्रल एशिया में अभी डिस्प्यूट हो रहे हैं तुम्हारा किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में, ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, करेक्ट है। थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ है, बाउंड्री डिस्प्यूट हुआ है किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के बीच में। करिस क्वा नेचुरल गैस फील्ड विच आर इन द न्यूज़ आर इन द, क्या ये कहाँ का है? ये तुम्हारा देखो हाँ, लेबनान का होगा। करेक्ट। पर्शियन गल्फ का नहीं है, लेबनान का है। ठीक है, इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा इजराइल और लेबनान के बीच में झगड़ा हो गया था, इस चीज़ को लेकर लिख लो। तो करिस क्वाना नेचुरल गैस फील्ड्स, ये जो न्यूज़ में रहा है ये लेबनान से रिलेटेड है, और इजराइल और उसके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हो गया है। देखो कि नैक क्या नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है? देखो नैक तो बात ही अलग है इसका। नैक एक्चुअली नैक बॉडी जो है वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अंडर का बॉडी है नैक, समझे? यूजीसी है ना बॉडी हमारा, यूजीसी का अंदर का बॉडी है, इसलिए एनजीओ, ये तो एनजीओ होगा ही नहीं, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी नहीं होगा ये। और इसका काम है कि नैक प्लस एक्रीडेशन देना। नैक प्लस एक्रीडेशन समझते हो? नैक प्लस वो रिपोर्ट देगा किसका? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो हम कहेंगे कि ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, अटैच बॉडी है यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और इसका काम है कि नैक प्लस क्रेडिट देना। और किसके लिए? हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। ये एजुकेशन पॉलिसी में आया था स्टूडेंट, दैट्स इट।